हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलो बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11 से। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन। टू वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉपलेट्स। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज नीदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड, सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सबसे पहला ये बताइए क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से है। टू वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो एक साथ मर्ज हो गए हैं। उसने पूछा है कि इस मर्जिंग में आपकी जो एनर्जी है वो कैसे होगी। एनर्जी क्या लिबरेट करेगी, एनर्जी क्या आपकी एब्जॉर्ब करेगी, या कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नीदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब और लिबरेटेड। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं सरफेस टेंशन से। ठीक है, आपके दो मासेस थे, ठीक है, ऑफ एनी रेडियस आर, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। तो इस मर्जिंग में दो छोटे ड्रॉपलेट्स अगर एक बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो क्या आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, या देखो ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी इज नीदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब भी आपका नहीं होगा। कुछ तो एनर्जी एब्सॉर्ब या फिर लिबरेट होगी। तो क्या होगी, चलिए वो देखते हैं। तो हमें पता होता है कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। सरफेस टेंशन इसलिए लगता है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपके सरफेस पर होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स हमारे सरफेस पर होते हैं उतने ही ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है। तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पर, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी उसके पास है। जितना कम से कम पार्टिकल सरफेस पर रहेंगे इसका मतलब उतने ही कम एक्सेस ऑफ एनर्जी उसके पास रहेगी। तो इन दो केसेस में हमें सिर्फ देखना है कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा सरफेस एरिया, उसके पास ज्यादा सरफेस पर पार्टिकल्स, उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी। तो चलिए, हमें अच्छे से पता है कि अगर आप एक बड़ी ड्रॉपलेट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है उतने ही ज्यादा। अब देखिए, अभी तो ये सिर्फ सरफेस एरिया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। आप इसको दो कर देंगे तो इसके कुछ पार्टिकल्स और ज्यादा आपके सरफेस पर आ जाते हैं। आप इसको मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। आप इसकी रेडियस को दोनों को आर रेडियस ले लीजिए। ठीक है, इसके रेडियस को आप कैपिटल रेडियस ले लीजिए, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लीजिए 4πr² करके। आप तभी भी देख सकते हैं कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो अगर आप एक बड़ी ड्रॉपलेट को दो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, बट सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं एक बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही हैं। मतलब इनका सरफेस एरिया ज्यादा, इनके पास ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स, जितने ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स उतने पास उनके ज्यादा एनर्जी। ठीक है, और इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी वाले उसमें कन्वर्ट हुई है, तो एनर्जी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इसको नहीं होगी क्योंकि इसके पास पहले ज्यादा एनर्जी थी, दो के पास ज्यादा एनर्जी थी। फिर एक छोटे उसमें एक बड़े ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट हुई है, तो कम पार्टिकल्स अब आपके इसके सरफेस पर होंगे क्योंकि सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गई है। जितने ज्यादा कम पार्टिकल सरफेस पर उतनी ही कम उसके पास एनर्जी हो जाती है। तो एनर्जी इस केस में क्या होगी, एनर्जी इज लिबरेटेड। फर्स्ट वाला, एनर्जी इज लिबरेटेड, तो एनर्जी आपकी इस केस में लिबरेट हो जाएगी। आप दोबारा से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं सरफेस टेंशन का कि एक कोई भी ड्रॉप हमेशा लिक्विड उसमें स्फेयर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि उनके पास कुछ एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स जो आपके सरफेस से नीचे होते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतने ही ज्यादा वो अनस्टेबल होते हैं। ज्यादा एनर्जी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए वाटर ड्रॉपलेट आपके स्फेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है ताकि कम से कम पार्टिकल्स आपके सरफेस पर रहें। तो इसलिए वो अपना सरफेस एरिया क्या करती है, मिनिमाइज करती है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। सरफेस एरिया चेक कर लो, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा पार्टिकल सरफेस पर, उसके पास ज्यादा एनर्जी। तो छोटे ड्रॉपलेट्स, अगर एक बड़ी ड्रॉपलेट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहता है, उनका कंबाइन करके अगर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What change in surface energy will be noticed when a drop of radius r splits up into 1000 droplets of radius small r? Surface tension T है आपके पास। तो आपको सरफेस एनर्जी, सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आपको सरफेस एनर्जी में बताना है क्या चेंज आया, वो चेंज इन सरफेस एनर्जी यू हैव नोटिस्ड। तो सरफेस एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला आपने याद करा हुआ है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया।
तो इतना आपका चेंज आ जाएगा सरफेस एरिया में। पहले आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं। तो आपके क्या हुआ है, एक आर रेडियस की ड्रॉपलेट थी हमारे पास, वो आपकी 1000 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुई है। कितनी ड्रॉपलेट्स में? 1000 ड्रॉपलेट्स में, और सभी की रेडियस स्मॉल आर है। तो ऑब्वियसली आपका सरफेस एरिया इंक्रीज किया होगा, है ना। एक बहुत बड़ी ड्रॉपलेट अगर 1000 में कन्वर्ट हुई है तो आपका ओवरऑल इन 1000 का अगर आप मिला के देखोगे सरफेस एरिया आपका इंक्रीज किया होगा। सबसे पहले जिन क्वेश्चंस में हमें करना होता है वो करना होता है टू गेट अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो रिलेशन? इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज रहेंगे इन ड्रॉप्स में? एक बड़ी ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट किया गया है, तो मतलब इन दोनों ही ड्रॉप्स का, इन सभी ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। ये वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप इनटू 1000। तो यही वॉल्यूम आपको सेम करनी है स्फेयर की। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना लोगे। कैसे बनाओगे? वॉल्यूम को इक्वेट करके। बड़ी वाली वॉल्यूम की ड्रॉप, यही इसी ड्रॉप को तो आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया है, तो वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो आर की क्यूब इज इक्वल्स टू 10,000 आर की क्यूब। आप 1/3 ले सकते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा हमारा? आर आ जाएगा आपका, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल आर कितना रिलेशन है? 10 आर के बराबर है। तो ये आ गया आपका रिलेशन। चलिए, अब आप सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का? 4πr² होता है। इसका यूज कर लीजिए। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T। पहले कितना था चेंज इन सरफेस एरिया? चलिए, पहले हमारे पास कितना था? 1000 और एक का, ये एक का है, आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है 1000 ड्रॉप्स का। ठीक है, सो 1000 इंटू 4πr² माइनस 4π कैपिटल R² हो जाएगा। ये एक ही ड्रॉप थी और ये हमारे पास 1000 ड्रॉप्स थी। ठीक है, 4π आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ, आपका जो कैपिटल आर के फॉर्म में सारे ऑप्शंस हैं, तो स्मॉल आर को आप कैपिटल आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्मॉल आर इज R/10, तो आपका हो जाएगा R 1000 इंटू R²/10² माइनस R²। 10² 100, तो 10R² माइनस R² आपका हो जाएगा 9R²। और 9 जा 36 पाई R² एंड T। तो 36 पाई R² एंड T, ये रहा आपके पास आंसर। ओके, ये फॉर्मूला बस आपको इसमें याद रखना था कि चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास। इसमें आपको रिलेशन निकालना होता है बिटवीन स्मॉल ड्रॉप एंड बिगर ड्रॉप, दोनों की रेडियस का आपको एक रिलेशन निकालना होता है। वो रिलेशन आपके हमेशा वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आएगा। मैथ्स में भी आपने ऐसी प्रॉब्लम की हुई है। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने से आपको एक रिलेशन मिल जाता है बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A mass of 1 kg attached to the bottom of a spring has a certain frequency of vibration. The following mass has to be added to it in order to reduce the frequency by half. तो ये हमारा SHM का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उससे कोई आपका, मान लीजिए कोई आपका स्प्रिंग था, इससे आपका 1 kg का मास अटैच है। ठीक है, इसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी है F। इससे हम कितना मास और अटैच करें, इसमें हम कितना मास और अटैच करें कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ हो जाए, ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाए? हाफ हो जाए। कितना मास हम और अटैच करें? तो आपको पता है द रिलेशन बिटवीन मास एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/√m। ठीक है, ये मास और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट किए हुए हैं।
जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही कम उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m आपको यूज करना है। चलिए, तो अब आपको ये तो आपका फ्रीक्वेंसी F फॉर 1 kg था, ठीक है, फॉर 1 kg पे F फ्रीक्वेंसी थी, तो 1/√1 आपको फ्रीक्वेंसी को करना है हाफ। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ हो जाए तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई, तो मास कितना हो जाना चाहिए, ये 2 आपका अंदर जाके 4 बन जाएगा, तो 1/√4, तभी आपका फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। F का 1/2 आएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी F/2 हो जाएगी, तो 2 जब अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो मास आपका अगर 4 kg हो जाएगा, अगर आपका न्यू मास 4 kg हो जाएगा, आप देख लीजिए न्यू मास अगर आपका 4 kg हो जाएगा तो 1/√4 इज इक्वल्स टू 1/2, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाएगी, है ना। तो अगर मास हमारा 4 kg हो जाएगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी पहले अगर F थी तो अब F/2 हो जाएगी। अब इसमें आपके पास देखिए, इसमें हम क्या गलती करते हैं, हमारे पास 4 kg का भी ऑप्शन है और हमारे पास 3 kg का भी ऑप्शन है। इसमें हम जैसे ही 4 आएगा हम 4 कर देंगे, बट द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग मास हैज टू बी एडेड टू इट। कितना मास हम उसी में ऐड करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए। तो हम, और 1 kg ये ऑलरेडी था, हमें 4 kg करना है। 1 kg ऑलरेडी था और हमें 4 kg करना है, तो हमें कितना ऐड करना है, हमें +3 और ऐड करना है, ठीक है। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3 kg। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट 4 आ गया कि मास अगर 4 kg है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, बट क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1 kg ऑलरेडी था तब फ्रीक्वेंसी F थी, उसी मास में कितना मास ऐड किया जाए कि फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ हो जाए। तो उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं और कैलकुलेशन करते वक्त आपके 4 आंसर देखते आप एकदम 4 पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज शोन इन द फिगर बिलो, प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, आपको इसी को देखते हुए इसी टाइम पीरियड पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। चलिए देखिए, टाइम सेम है, इस टाइम पर अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है तो इसी टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा आपको वो बताना है। तो यहां पर देखिए, आप इस टाइम से और इस टाइम पीरियड में यहां तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब सेम एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या केस होता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, हमारी वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप इसमें यहां तक इसको कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, इस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रहेगी, सॉरी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, है ना। वेलोसिटी हमारी कैसी करेगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली टू द टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्मली आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब आप इस टाइम पीरियड पर देखें तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इस टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा फॉर दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दोबारा से सुन लीजिए, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, तो आपने इंक्रीज करा दी एक स्ट्रेट लाइन। इस टाइम के बाद एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, तो आपने ये कांस्टेंट टाइम ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये आपके कुछ मिक्स क्वेश्चंस थे, आपके सभी चैप्टर्स से कंबाइन करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मुलेज को रिवाइज कर सकते हैं। सारे फॉर्मुलेज अगर आपको याद होंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे। थैंक यू क्लास।